बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब कल कौमी असम्बली में नौमुंतखब अरकान जो हैं हलफ उठा लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ जो है वो तगड़ी अपोजिशन के तौर पर कौमी असम्बली में मौजूद होगी, लेकिन इमरान खान जेल में है, उनका क्या होगा? देखिए, यहाँ से शुरू होगी गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मुमकिनात का खेल। और मुमकिनात के इस खेल में इमरान खान सबसे रेलिवेंट, सबसे पावरफुल और सबसे चैलेंजिंग खिलाड़ी साबित होंगे। सही। और ये मैं आपको मफरूज़े की बुनियाद पे नहीं कह रहा। हुकूमत में आना, हुकूमत बनाना, एक नए सेटअप की तश्कील असल मरहला नहीं है। उस हुकूमत को कायम रखना, उस हुकूमत को चलाना, उस इक़्तिदार को संभालना और उसको इस तरीके से निभाना कि लोगों का एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप ना हो, ये सबसे मुश्किल काम होगा। और उसमें इस वक्त जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं, जो बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो इंश्योरेंस ग्रुप्स हैं, कारोबार के लिए जो इंश्योरेंस फराहम करते हैं, सिक्योरिटीज़ फराहम करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, वो जिस किस्म का भयानक नक्शा पाकिस्तान का खींच रहे हैं, उसमें मैं आपको ये बता दूं, मैं आपके सामने वो तफसील रख देता हूं कि क्या जो है वो कहा जा रहा है पाकिस्तान के मुतल्लिक, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके मुतल्लिक। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी। और उसमें अगर चंद हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान को राज़ी नहीं किया जाता, चंद हफ्तों के अंदर अंदर, मैं ये टाइम बार कर रहा हूँ इस बात को, आफ्टर रीडिंग ऑल थ्रू ये जितनी भी जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं, चंद हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें इमरान खान को राज़ी भी करना होगा, या कोई डील करनी होगी, कोई रास्ता बनाना होगा, कोई सिचुएशन उनके लिए ईज़अप करनी होगी और अपने लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करनी होगी। उसके बगैर रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि वो जो है ना, वो जिसके ऊपर पाबंदी है, वो जिसको आप तस्वीर नहीं चला सकते या उस तरीके से रिपोर्ट नहीं कर सकते फॉर गुड और बैड रीजंस जी, वो इस वक्त सबसे संगीन और सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। देखें, जो सारी सूरत हाल हुई है, अभी आप बग़ैर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट किए, आप इंतखाबात भी करवा लें, आप स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब करा लें, आप वज़ीर आला का इंतखाब भी करा लें, फिर इसी तरीके से कौमी असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी कर लें, आप इलेक्टोरल कॉलेज के पूरा हुए बगैर, इन मखसूस नशिस्तों के आए बगैर सदारती इंतखाबात भी करवा लें। ये है आपका इंटरनली मामलात। इनको आपने इंटरनल प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, माने ना माने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप ये चला सकते हैं। लेकिन जब सूरत हाल पाकिस्तान से बाहर होती है ना, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपको फौरी तौर के ऊपर इकॉनमी को फिक्स करने के लिए कुछ चीज़ें करनी होगी। और मैं IMF से हट के बात कर रहा हूँ। अच्छा, IMF वाले मामलात तो डिफरेंट हैं, उनके ऊपर मैं पहले बात भी कर चुका हूँ अपने आपकी अदम मौजूदगी में। आप कुछ दिन और मैं कुछ दिन एक दूसरे से हमारी गैर हाजिरी थी उस दौरान मैंने IMF वाले मामलात के ऊपर गुफ्तगू भी की, आपने, आई एम श्योर कि आपने भी देखी होगी। तो वो मामला अलग है। यहाँ पर मसला ये है कि सिर्फ IMF का इशू नहीं है, वो तो मसाइल आएंगे सो आएंगे। अब बात यह है कि आपको याद होगा कि जब ये 12 को इंटरचेंज का इफ्तिताह कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल, जाते जाते तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो जब हम आए तो हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं था, हम तो टामक टोइयाँ मार रहे थे, हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी चीज़ें कैसे संभालनी है। और नए आर्मी चीफ आए और उन्होंने हमें कहा कि ये है प्लान जिससे पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। सही। ये तकरीर तो आप लोगों को भी याद होगी। उसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसके तहत फिर SIFC बनी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और नाम से जाहिर है कि इसने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है पाकिस्तान में, सरमायाकारी, बिल्कुल, जो कि आपका मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए आपको IMF के पास जाना है और आपको किसी दोस्त मुल्क से एक यूँ समझें कि बड़ी हेल्प इंजेक्शन चाहिए। हाँ, बड़ी हेल्प चाहिए, एक इंजेक्शन चाहिए, एक आपको ब्रीदर चाहिए कि आप करंट मुश्किलात से निकल आएँ। लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है सरमायाकारी। अब सरमायाकारी अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर के जो ममालिक हैं, जो इन्वेस्टर है, जो 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 कारोबारी शख्स है, वो किस पे डिपेंड करता है?
जाहिर है कि उसको कोई भी शख्स मुंह उठा के कह देगा कि भाई आ जाओ 8 अरब ले आओ, 10 अरब डॉलर ले आओ, 5 अरब डॉलर ले आओ, फ़लाँ कारोबार शुरू कर दो, फ़लानी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में लगा दो, फ़लाँ शोबे में इन्वेस्ट कर दो, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप यहाँ पर आके जनाब कोई पंचक्कियाँ लगा दो, सोलर पावर में इन्वेस्ट कर दो, तो आपको ये प्रॉफिट्स हो जाएंगे। सही। ठीक है, आपको लगता है कि यार 24 करोड़ लोगों की मार्केट है, 25 करोड़ लोगों की, वो तो हंस खेल के आएगा, लेकिन आने से पहले ना वो इधर उधर से खबर लेगा, सुन गुन लेगा, अपने मुल्क के जो सफारत खाना यहाँ पर जिस मुल्क से वो है ऑपरेट कर रहा है उससे पूछेगा। फिर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ या दुनिया भर की वो बड़ी फर्म्स जो कि मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से गाइडेंस फराहम करती हैं कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ़ है या कितनी अनसेफ़ है और किस वजह से सेफ़ है या किस वजह से अनसेफ़ है, उसके लिए गाइडलाइंस मुरतब करती हैं। वो उनकी तरफ देखता है, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है और फिर ये फैसला करता है कि हमने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो अब अगर SIFC ही मसीहा है और SIFC ने ही इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, चाहे वो IT का शोबा हो, एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, जितने भी शोबे हैं जो उसके तहत रखे गए हैं, अगर उन्होंने वहाँ से उन शोबों में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है तो आपने सिर्फ डिपेंड गल्फ़ ममालिक पे तो नहीं करना, सऊदी अरब, UAE, कतर, यहाँ पे आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे, चाइना के साथ अच्छे होंगे, लेकिन फिर ये ममालिक भी दुनिया भर की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जो दीगर ऐसी एजेंसीज़ हैं या ऐसे यूँ समझें कि इदारे बने हुए हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से बताते हैं, वो उनकी असेसमेंट्स के ऊपर, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने पैसा लगाना कि पैसा लगाना है तो पैसे का क्या मसाइल आएंगे। अब एक इदारा है क्रेडेंडो जी, बेल्जियन गवर्नमेंट इसको ओन करती है, 15 ममालिक में इसके दफातर मौजूद हैं और पूरा यूरोप जो है और बड़े बड़े यूरोपियन गवर्नमेंट्स से लेके यूरोपियन बिजनेसमैन तक वो इसकी गाइडलाइंस के ऊपर, इसकी फ्राहम करदा रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी मुल्क में कारोबार करने के लिए, और ये उनको फैसिलिटेट करती है। मैं इसका प्रोफाइल भी आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने जो पाकिस्तान के मुतल्लिक लिखा है, एक तो इनकी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है, उस पर आने से पहले जब इलेक्शन का ये प्रोसेस हुआ है उसके नताइज सामने आए हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के ऊपर नामजदगी सामने आई है कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है क्रेडेंडो पे, पाकिस्तान का जो कंट्री प्रोफाइल है उसके नीचे उन्होंने इवेंट और इम्पैक्ट के नाम से, कि इवेंट इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या हुआ है, इम्पैक्ट इसका क्या होगा, ये लिखा है। और फिर इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का इन्होंने प्रोफाइल अपडेट किया है, रिस्क प्रोफाइल अपडेट किया है। वो जो बात कह रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर आ जाते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या, बल्कि उससे भी पहले क्रेडेंडो है क्या। सही। क्रेडेंडो जो है, अब कोई भी बंदा जाएगा वो गूगल के ऊपर टाइप कर ले, क्रेडेंडो खुल जाएगा। क्रेडेंडो इज़ अ यूरोपियन क्रेडिट इंश्योरेंस ग्रुप प्रेजेंट थ्रू आउट द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, हेडक्वार्टर्ड इन ब्रसल्स and located in 15 countries. It provides customized options for insurance, reinsurance, guarantees, surety, and financing related to domestic and international trade transactions and investments abroad. यानी इन तमाम चीज़ों को, इन्वेस्ट सरमायाकारी को, ट्रेड की, तजारत की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, इसके हवाले से फाइनेंसिंग फराहम करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो क्रेडेंडो करता है। और क्रेडेंडो की आप खुद वेबसाइट पे चले जाएं तो वो कहते हैं कि वी आर द फर्स्ट चॉइस बिजनेस पार्टनर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द रियल इकोनॉमी एंड टू फैसिलिटेट द फाइनेंसिंग ऑफ सच ट्रांजेक्शंस। हम ये कहते हैं कि हम करते क्या हैं कि हम जो बिजनेस पार्टनर हैं कि प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी एंटिटी को, किसी भी इदारे को, किसी भी मुल्क को, किसी भी गवर्नमेंट को कि जो रिस्क मौजूद हैं, ख़तरात मौजूद हैं किसी एक ख़ास मुल्क में या उनके साथ ट्रेड करने में, तजारत या वहाँ सरमायाकारी करने में, हम उसके हवाले से फैसिलिटेट करते हैं। अब इन्होंने जो और 1935 से ये इदारा काम कर रहा है, इन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से अपडेट किया है उसकी हेडिंग क्या है, पाकिस्तान A new government lacking legitimacy will be exposed to popular pressures and experience a persistent economic crisis। यानी कि एक नई हुकूमत जिसकी कानूनी हैसियत नहीं है, lacking legitimacy,
विल बी एक्सपोज टू, कि उसको एक तो अवामी दबाव का सामना होगा और मुसलसल एक मौशी बहरान चलता रहेगा। इवेंट इन्होंने जो लिखा है, इवेंट और इम्पैक्ट दोनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट इन्होंने लिखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जेल में बैठकर इलेक्शन जीत लिए। इंतखाबात 8 फरवरी को हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि उन पर सरकारी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई गई, उन्होंने 266 में से 101 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। वो 3 मरतबा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जिन्हें फेवरेट करार दिया जा रहा था, उनकी जमात मुस्लिम लीग नवाज़, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जमात दूसरे और तीसरे नंबर पर आई है। अब दूसरे और तीसरे नंबर की जमातों ने इत्तेहाद कायम कर लिया है, जिसमें नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जबकि आसिफ अली ज़रदारी को सदर बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ अगस्त तक वज़ीर-ए-आज़म थे, जिसके बाद हुकूमत निगरान सेटअप के सुपुर्द कर दी गई थी। इमरान खान और उनके हामियों की तरफ से इंतखाबात में धांधली और मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनके मुताबिक उन्हें बताए गए वोटों से कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं। इसके नतीजे में मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये है इवेंट। अब इसका जो इम्पैक्ट इन्होंने लिखा है वो देखिए। इम्पैक्ट इन्होंने लिखा है कि इंतखाबात से कई माह पहले से ही तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सियासी और मिलिट्री क्रैकडाउन जारी था और इलेक्शन एक तनाव के माहौल में होने के सबब ये पहले से मालूम था कि नताइज मुतनाज़ा होंगे। एक ऐसा वक्त जब मुआशी बहरान ने हर शख्स की ज़िंदगी को घेरा हुआ है, इमरान खान की मकबूलियत और भी बढ़ गई है, जब से करप्शन और रियासती राज लीक करने के जुर्म में उनकी 24 साला सज़ा का आगाज़ हुआ है। लिहाजा तहरीक इंसाफ की जीत कोई सरप्राइज़ नहीं है, ख़ास तौर पर जब उनके हामियों को यकीन है कि इलेक्शन में ताख़ीर, इमरान खान की कैद समेत ये तमाम इक़दामात उन्हें दबाने के लिए किए गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से नताइज और बनने वाली हुकूमत को मुस्तरद करने से मुल्क में बदतरीन अदम इस्तेहकाम पैदा होने की तवक्को है। इसके नतीजे में एहतजाज होने, रास्तों की बंदिश, दहशतगर्दों के हमले, जिसमें सरकारी और अस्करी तंसीबात निशाना बन सकती हैं, क्योंकि लोगों के हालात ज़िंदगी में फ़ौरी बेहतरी की कोई तवक्को नहीं है। मिसाल के तौर पर कमज़ोर GDP ग्रोथ और जनवरी के महीने में भी महंगाई की शरह 28% रही। अब इस अदम इस्तेहकाम के वक्त में बहुत से गैर मकबूल कफ़ायत शुआरी के इक़दामात उठाना होंगे। अप्रैल में IMF प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और एक नया प्रोग्राम तय करने के लिए ऐसे इक़दामात करना होंगे जिससे मुआशी बहरान शदीद तर हो जाएगा। उस पर तुर्रा ये कि पाकिस्तान को आने वाले महीनों में डिफ़ॉल्ट के ख़तरे का सामना फिर करना पड़ सकता है, क्योंकि कर्ज़ों की अदायगी का बड़ा चैलेंज सामने है। इस तमाम गैर यकीनी के सियाको सबाक में आने वाली कमज़ोर हुकूमत को बड़े अवामी दबाव का सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इसकी कर्ज़ों की अदायगी के लिए नाकाफ़ी हैं। लिहाजा पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल रिस्क रेटिंग पर दबाव बरकरार रहेगा। ये है जो उन्होंने पाकिस्तान के कंट्री प्रोफाइल के नीचे अपडेट किया है। और फिर जो इन्होंने रिस्क असेसमेंट पाकिस्तान की कंट्री रिस्क की कैटेगरी में जो पाकिस्तान है उसके मुतल्लिक ये 7 देखें, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के हवाले से और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से ये रिस्क असेसमेंट डालते हैं कि कितना रिस्क है इस मुल्क में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इन्होंने एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के हवाले से और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से 7 कैटेगरीज में 1 to 7 ग्रेड करते हैं। 1 का मतलब ये है, वो ग्रीन कलर में होता है कि ये बहुत सेफ है, सही, बेहतरीन है, यहाँ कोई रिस्क मौजूद नहीं है, कोई भी पौधा लगाएं फल देगा। और 7 इज़ एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीमली डेंजरस। वो डार्क रेड कलर में जो है ना वो ग्रेड चलता है, ग्रीन होता है, फिर लाइट ग्रीन होता है, फिर एक्सट्रीमली लाइट ग्रीन होता है, फिर वो जो है वो जिस तरह आप गूगल मैप्स के ऊपर कभी किसी जगह जाने के लिए रास्ता खोलें तो जहाँ पर ट्रैफिक चौक होती है, तो जब जहाँ पर बिल्कुल ही बंद होती है ट्रैफिक, वो एक्सट्रीमली रेड कलर में आपको नजर आता है, मैरून सा कलर। तो वो मैरून वो ग्रेडिंग जो है वो इस तरीके से चलती है। अब एक्सपोर्ट्स ट्रांजैक्शंस के हवाले से जो पॉलिटिकल रिस्क है शॉर्ट टर्म, उसको ये ग्रेड करते हैं 1 to 7 में 6 नंबर पे, विच मीन्स कि पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है।
मीडियम से लॉन्ग टर्म में वो कहते हैं कि 7 के ऊपर है ये, उसके बाद ग्रेड ही नहीं। यानी कि अभी तो आपको फोर्सिएबल फ्यूचर में ये नज़र आ रहा है ना कि कितनी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन शॉर्ट टर्म से जब आगे निकलते हैं वो कहते हैं कि अभी बिल्कुल हम ये नहीं बता सकते, इसका बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह नहीं है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। प्रीमियम क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसमें भी इसकी जो प्रीमियम क्लासिफिकेशन पाकिस्तान की डाली गई है वो 7 नंबर पे, एक्सट्रीमली रिस्की। बिजनेस एनवायरनमेंट रिस्क A to G, यानी A B C D E F G, ये 7 कैटेगरीज हैं और ये भी पाकिस्तान को 7वें नंबर पे डाला गया, विच मीन्स के जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस हैं उनको इंतहाई रिस्की करार दिया इन्होंने। और ये सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से है। फिर आगे उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की, अगर आप बराह रास्त पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल वायलेंस रिस्क कितना है, 6 नंबर। 7 में से 6 नंबर के ऊपर इन्होंने कहा है, यानी कि एक्सट्रीमली डेंजरस से 1 पॉइंट कम है, 1 दर्जा कम है। सही। एक तो बिल्कुल है ना डूम्सडे सिनेरियो, उससे 1 दर्जा कम है। फिर जो एक्सप्रोप्रिएशन रिस्क है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको इन्होंने डाला है नंबर 5 पे। एक्सप्रोप्रिएशन रिस्क ये होता है कि आपने यहाँ पर सरमायाकारी की, आपने बिजनेस शुरू कर दिया और ऐसे हालात हो गए, नामसाइद हालात क्रिएट हो गए कि हुकूमत ने उसको कन्फिस्केट कर लिया। अच्छा, उसको कन्फिस्केट करके उसको फलाह के लिए या आवाम के लिए उसको खोल दिया। जैसे अपने इदारों को नेशनलाइज किया जाता है। नेशनलाइज नहीं, इसके लिए टर्म दूसरी यूज़ होगी। इसके लिए टर्म ये यूज़ होगी कि जिस तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल गंदम का एक ख़ास स्टॉक पड़ा हुआ है और इतनी एक्सट्रीम शॉर्टेज हो जाती है गंदम की कि आपका जो, और होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिसने रिलीज़ होना होता है स्टॉक। जी। लेकिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि लोग भूख से मर रहे हैं और भूख से मरने की वजह से एक दूसरे को मरने मारने पे तुल गए। तो उस सिचुएशन पे काबू पाने के लिए फिर आपको इमरजेंसी में ऐसा इकदाम करना पड़ता है कि यार आप ये स्टॉक निकालो, ये लोगों को दो, फिल वक्त यहाँ पर चैन हो जाए। तो खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें एक्सप्रोप्रिएशन का रिस्क उन्होंने कहा कि 5 नंबर पे है। फिर जो करेंसी इनकन्वर्टेबिलिटी एंड ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन रिस्क है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बंदा सरमायाकारी करता है उसके लिए ये वाला इंडिकेटर बहुत अहम होता है कि जो मैं आ रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक यूरोपियन इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास यूरोज़ मौजूद है या मैं डॉलर्स में पैसा जो है वो मेरे पास मौजूद है और मैंने पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करना है। मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ की लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा, कारोबार करूँगा। अब कारोबार से मैंने पैसा निकालना है वापस, या जो प्रॉफिट आया मैंने उसको बाहर लेकर जाना है अपने दीगर बिजनेसेस में, उसको दोबारा कन्वर्ट करना। तो उन्होंने कहा कि जो करेंसी इनकन्वर्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान में आपने रुपए में कन्वर्ट करा लिया अपना डॉलर, अब आपको जो रुपए से आपने कमा लिया है आपने उसका डॉलर ख़रीदना और पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना है। उन्होंने इसकी गारंटी कोई नहीं है, 7th नंबर के ऊपर है ये। और ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन रिस्क एक्सट्रीमली हाई है कि आप यहाँ पर बना लेंगे लेकिन आप अगर डॉलर में कन्वर्ट भी करा लेंगे तो आप वो पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। अब इसी में जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को जब आप पढ़ते हैं, खोलते हैं, ये इसमें जितनी भी हैं, मैं ज़्यादा तफसील में जाऊँगा तो ये जितनी भी प्रोफाइलिंग हुई भी है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और एक्सपोर्ट्स ट्रांजैक्शंस के हवाले से, उसमें आप जिसको भी पढ़ें उसमें आपको एक बात बड़ी खुलकर सामने पता चलती है कि इसका ताल्लुक ना, ये जितना भी सिनेरियो इन्होंने बिल्ड किया हुआ है वो 2-3 वजूहात की वजह से। एक है आपकी जो निज़ाम इंसाफ है जी, आपका जो रूल ऑफ लॉ है कि कानून जो है उसकी अमलदारी हो, सबके लिए बराबर हो, एक फैक्टर, एक ही कानून हो। हाँ, एक वो फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है पाकिस्तान में एक जो निज़ाम हुकूमत है उसके ऊपर आम आवाम का, लोगों का ट्रस्ट और स्टेबिलिटी, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये रिस्क प्रोफाइल जो है वो पाकिस्तान का बन रहा है। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है और हुकूमत ने अगले 3 से 4 हफ्तों के अंदर सारी ये फायर फाइटिंग करनी है, देखें अब आपके पास बहुत ज़्यादा कोई हनीमून पीरियड तो नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट से अट्रैक्ट करनी है मुख्तलिफ ममालिक से। वेल एंड गुड अगर आ जाता है कि आपका इतना रिस्क
हाई रिस्क जो है वो आपको डिक्लेयर किया जा रहा हो इंटरनेशनली, उसके बावजूद आपकी पीआर इतनी है, आपकी रेपो इतनी है, आप पे अगर ट्रस्ट इतना करते हैं, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो जाके कन्विंस कर लेती है कि यार ये शहबाज शरीफ वो वाला शहबाज शरीफ नहीं है जो 16 महीने वाली हुकूमत का शहबाज शरीफ था, या स्टेबिलिटी रहेगी, ये मसला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और बैनुल-अक़वामी जो सालसी के इदारे हैं वो आप उनको मुख्तलिफ़ गारंटीज़ जो है वो उसके हवाले से दे देते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं उसमें रखना डालेगी, कल को नॉकडाउन भी नहीं हो जाएगा, पॉपुलर अनरेस्ट हो के हुकूमत टॉपल नहीं हो जाएगी, कोई और आके आपके इन्वेस्टमेंट जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सारी गारंटी देने के बाद भी वेल एंड गुड अगर आप सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में जब आपको वाइडर रेंज से आपने अट्रैक्ट करनी है, उसके लिए आपको लेके आनी है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी इसी तरीके से आ सकती है कि तमाम जो फ्रीक हैं वो इलेक्शन रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लें, एहतजाज ना करें, एक सिस्टम जो है, एक गवर्नमेंट अप एंड फंक्शनिंग हो जाए, हर असम्बली का इजलास हंगामा आराई पर ख़त्म ना हो रहा हो, अदालतों के बाहर धरने ना शुरू हो जाएं, लोग जो है वो पंडाल लगा के मुजाहरे करना ना शुरू कर एहतजाज ना हो रहे हो, ये सड़कें बंद ना हो। तो उसके लिए बिलाखिर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप ये सब को पढ़ते हैं, आपको कोई ना कोई गो अबाउट, कोई ना कोई रास्ता बनाना पड़ेगा इमरान खान के साथ, और उनकी जो लेजिटिमेसी है, उनकी जो ये अब तहरीक इंसाफ की गिवन, आप यानी कि उनको कुछ गिवन टेक करेंगे, आप उनको उनकी कुछ सीटें वापस दे देंगे, सिस्टम को डिस्टेबलाइज ना करने के हवाले से कोई एश्योरेंस ले लेंगे, बहरहाल जो भी करेंगे आपको राज़ी ज़रूर करना है जी, वरना आपको इसी रिस्क प्रोफाइल के साथ इन्वेस्टमेंट भी लानी है, इसी रिस्क प्रोफाइल के साथ मुल्क भी चलाना है, आपको IMF के साथ डील भी करना है, गरम तवे पर ही हैं। आपने आवाम की बिलों के मामलात, बिजली के, गैस के, रोज़मर्रा ज़रूरी जो अशिया खुर्दो नोश हैं उनकी फराहमी भी यकीनी बनानी है, रोज़गार भी जो कि एक बहुत ट्रिकी और रिस्की मामला है। सो द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज स्टार्ट्स द मोमेंट द न्यू गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। आपको ये सारी चीज़ें एड्रेस करनी है, आप बैठ नहीं सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठने का और हनीमून पीरियड का टाइम ख़त्म है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।